चलिए देखिए, इससे पहले प्रतिरोधों का आपने श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ा। अब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते थे, इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोधों का जो पार्श्व क्रम में संयोजन है, पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका विद्युत परिपथ ड्रॉ किया गया है। समांतर क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो होता है वो तीनों एक लाइन होती है, जैसे ऐसे था, फिर ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था। तीनों R1 R2 3 R3 हो गया, आपका R2 हो गया, ये R1, ये तीनों श्रेणी क्रम थे। लेकिन यहाँ देखिए, ये एक, ये दो और R3, यानी एक लाइन में ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये, यानी तीनों लाइन समांतर है। तो इसको पार्श्व क्रम, पार्श्व यानी किनारे से जो कहते हैं। देखिए, इसका किनारा एक जगह जुड़ा है, इसका किनारा एक जगह, इसका, तो पार्श्व क्रम यानी किनारे में जोड़ा गया है। अथवा ये लाइनें, तीनों लाइनें समांतर है, तो इसको हम समांतर क्रम कहते हैं। तो उपरोक्त चित्र में प्रतिरोध R1 R2 R3, देखिए R1 R2 और R3 समांतर क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, ये संयोजन करते हैं। जो इस प्रकार का संयोजन है पार्श्व क्रम में करते हैं। सर्किट एक बार फिर समझते हैं। देखिए, पहले से समझाया हमने। ये मीटर है, जुड़ा हुआ है, फिर ये आपका V मीटर, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में है, और ये आपकी विद्युत धारा है, इसमें इस तरह ये जाएगी। तो ये इस तरह विद्युत धारा है, प्लस से माइनस की तरफ। ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है, फिर ये आपका विद्युत धारा की दिशा है। इस प्रकार ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाई गई है। अब उपरोक्त चित्र में प्रतिरोध R1 R2 R3 एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन्हें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन है जुड़ा। यहाँ X और Y सिरों के बीच चित्र में देखें तो ख्याल आएगा। समांतर क्रम में L M के बीच R1, P और Q के बीच R2 और S और T के बीच R3 है। देख लेते हैं। ये देखिए, पूरा हो गया X और ये Y, X और ये Y दो सिरे हो गए। इनके बीच L और M है, L और M में R1 है, ये P और Q है, इसके बीच में R2 है, S और T है, इसके बीच में R3 है। तो इस प्रकार ये जोड़ा गया है। अब ध्यान दें, समांतर क्रम में वोल्टेज समांतर क्रम में तथा A मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अपने को ख्याल है कि जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में है और A मीटर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम में संयोजन में तीनों प्रतिरोधों में समान वोल्टेज प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। श्रेणी क्रम में आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, वोल्टेज वितरित होता है। यहाँ पर वोल्टेज समान होगा, विद्युत धारा तीनों प्रतिरोधों में वितरित हो जाएगी। ध्यान रखें इसको हमेशा। I जो कुल विद्युत धारा है वो वितरित हो जाएगी। I1 हो जाएगा, दूसरे में I2 हो जाएगा, तीसरे में I3 हो जाएगा। लेकिन V सभी जगह समान रहेगा, V तीनों में समान रहेगा। तो तीनों प्रतिरोधों में प्रतिरोध के अनुसार कुल धारा वितरित हो जाएगी। और कुल विद्युत धारा I है तो R1 में वह I1 होगी, R2 में I2 होगी और R3 में I3 होगी। लेकिन पार्श्व क्रम के अंदर वोल्टेज जो होगा समान होगा। अब आते हैं कि इसलिए कुल विद्युत धारा I होता, I बराबर होगा I बराबर होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में यही अंतर है। श्रेणी क्रम में आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। यहाँ I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। यह रहा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये लिख रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त करें। ये प्रश्न है आपका, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है। फिर से पुनः यही सर्किट बनाएंगे जो बनाई गई है। ये आपकी बैटरी है, ये इसकी कुंजी है, ये A मीटर है, ये तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़े गए हैं, ये विद्युत धारा की दिशा है, ये वोल्ट मीटर जुड़ा गया है। तो उपरोक्त जो पहले बनाया गया था वही प्रतिरोध है। अब समझते हैं इसको। उपरोक्त चित्र में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। ध्यान दीजिए, तीनों R1 R2 R3 पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। विद्युत का कुल परिपथ वोल्टेज V है और विद्युत धारा I है। याद रखें, कुल वोल्टेज V और कुल विद्युत धारा I। अब तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 में समान वोल्टेज V होगा।
यानी R1 में भी B बहेगा, R2 में भी B होगा और R3 में भी B होगा। लेकिन प्रतिरोधों के अनुसार माना R1 में I1 विद्युत धारा बहेगी, R2 में आपकी देखिए R1 में I1 होगा, R2 में I2 होगा और R3 में I3 मान लीजिए। अब हमने पहले बताया कि कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम के अनुसार I बराबर V बटे R होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे होता है V बराबर IR। देखिए V बराबर IR होता है, तो V का भी ये R यहाँ नीचे लगा दीजिए, तो R हो जाएगा, यहाँ बचेगा I बराबर V बटे R। अब प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम के अनुसार क्या होगा, चलिए प्रत्येक I1 बराबर V1 हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2 हो जाएगा और I3 बराबर V बटे R3 बराबर। अब I बराबर I1 I2 I3, I का मान रख दीजिए आप V बटे R, I1 को हो गया V बटे R1, इसका हो गया आपका V बटे R2 और R3 का हो गया V बटे R3। ठीक, ये I1 का मान, ये I2 का और I3, ये I1 हो गया आपका, I2 हो गया I3 और ये I का मान। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब हमने इसको लिख दिया V 1 गुणे R। इन तीनों में से V कॉमन लिया तो 1/R1 बचेगा, 1/R2 बचेगा और 1/R3। V से V आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए इस प्रकार पार्श्वक्रम में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम यह पृथक यानी अलग प्रतिरोधों के विलोम के योग के बराबर होता है। यानी जो वह 1/R बराबर आपका है ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसी को शब्दों में कहा गया कि परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R यह पृथक प्रतिरोधों के विलोम के योग के बराबर होता है। चलिए यहाँ परिणामी प्रतिरोध का मान, यहाँ जो परिणामी प्रतिरोध का मान होगा, यहाँ परिणामी प्रतिरोध का मान जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा कम होता है। अब उदाहरण 12.8 238 नंबर पेज पर एक सवाल है, ध्यान दीजिए। यहाँ R1 बराबर आपका है 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम। कुल वोल्ट है 12 वोल्ट। सवाल में देखेंगे कुल वोल्ट आपका 12 वोल्ट है। ज़रा ये उदाहरण जब आपको मैं समझा रहा हूँ तो किताब लेकर बैठें जिससे आपको समझ में आए। अब R1 में विद्युत धारा प्रवाहित I1 बराबर होगा V बटे R1, तो 12/5 भाग दे देंगे 2.4 ओम हो जाएगा, सॉरी एम्पियर होगा। R2 में प्रवाहित विद्युत धारा तो I2 बराबर V बटे R2, तो V आपका 12 है, R2 10 है, ये देखिए R2 10 है, तो 12/10 यानी 1.2 हो जाएगा। अब R3 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, I3 बराबर V बटे R3 यानी 12/30 यानी 0.4 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 4 जोड़ दिए 4 एम्पियर हो गया। माना परिणामी प्रतिरोध R है, तो चलिए अब R क्या होगा इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/5 हो गया R1, R2 यानी 10 है तो 1/10 और R3 1/30। ये आपका हो गया 5, 10 और 30 का लसा होगा 30। आसान सा उपाय है, आप लसा में 30 बनाइए। तो 5 को 30 बनाना है तो 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का नीचे 6 का ऊपर। 10 को 30 बनाना है तो 10 में 3 का नीचे तो 3 का ऊपर, और 30 तो 30 है, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखिए यहाँ पर कैसे किया हमने, और 5 छक्के 30 इधर हो गया, 10 यहाँ 30, 30 एक बार लिख दिए, सब 30 है ना, सब 30 है, तो हमने 30 एक बार लिख दिया। आपको यहाँ देखिए 30 लिख दिया, 30 लिख दिया। अब इधर हो गया ऊपर 6 कम 6 तो 6 लिख दिया, 3 है कम 3 तो 3 लिख दिया और 1 का 1, तो 6 3 और 1 10/30 यानी 1/3। तो R बराबर 1/3, इसलिए R बराबर 3 होगी। अब एक उदाहरण नंबर 12 है 0.9 पेज नंबर 239 से सर्किट बनी है, समझिए। अब ये सर्किट में थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये R1 R2 है ना, देखिए इस तरह, यानी ये समांतर क्रम में है, R1 R2 समांतर क्रम में है। और ध्यान दीजिए मैं चित्र ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये आपको देखिए एक लाइन है ना, समांतर क्रम है। चलिए अब इधर देखिए R3 R4 और I5
R3 R4 और R5, ये भी समांतर क्रम में देखिए, ये R3 हुआ, ये R4 हुआ, R5। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम R3 R4 और R5 का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तथा इसी तरह हम इसका भी परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कि R1 और R2 का परिणामी प्रतिरोध, ये दोनों समांतर क्रम में है और R3 R4 और R5 समांतर क्रम में, तथा अब ध्यान दीजिए चित्र के अंदर कि यदि इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध R डैश है और इन तीनों का परिणामी R डबल डैश है, तो ये दोनों यानी इसका परिणामी प्लस इसका परिणामी ये श्रेणी क्रम में है। चलिए ध्यान दीजिए फिर से, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में है, लेकिन जो इसका परिणाम आएगा मान लीजिए R डैश और इसका परिणाम आ रहा है R डबल डैश, तो ये दोनों हैं ये श्रेणी क्रम में है। तो इस सवाल में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का नियम लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए फिर से, R1 और R2 आपके श्रेणी क्रम में है, R3 R4 R5 श्रेणी क्रम में है, लेकिन R1 R2 का परिणामी प्रतिरोध R डैश है और R3 R4 R5 का परिणामी है R डबल डैश। तो R डैश और R डबल डैश ये श्रेणी क्रम में है, समझते हैं। देखिए लिखा है दिए गए चित्र में R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, R3 R4 R5 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े गए हैं। समांतर क्रम कहिए या पार्श्व क्रम। R1 और R2 का परिणामी प्रतिरोध R डैश, एक बार लिखा है डैश, R3 R4 और R5 का परिणामी प्रतिरोध R डबल डैश है। इसका R डैश मानेंगे, इसका R डबल डैश मानेंगे। चलिए अब R1 R डैश तथा R डबल डैश, R डैश तथा R डबल डैश, R डैश तथा R डबल डैश यह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। अब गणना करते हैं। पहले हमने समझ लिया, माना R1 तथा R2 का परिणामी प्रतिरोध R डैश है, दोनों समांतर क्रम में, इसलिए 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए 1/10 हो गया, R2 40 है तो 1/40, लॉस है इनका 40 हो जाएगा। 10 को 40 बनाना है तो 4 का नीचे 4 का ऊपर, 40 का तो 40 है, 10 चौक 40 इधर हमने लिख दिया, 4 एकम 4 और 1 तो हो गया 5/40, यानी कट गया तो 1/8। तो 1/R डैश बराबर 1/8, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो R डैश में 1 का गुणा करेंगे तो R डैश हो जाएगा और 8 एकम 8, R डैश बराबर 8 ओम। चलिए ध्यान आ गया, 1/10 1/40। फिर से ध्यान दें, ये आपका हो गया 1/10 1/40। हमारा लसा 40 आया तो 10 में 4 का गुणा कर दें 40 हो जाएगा। तो 4 का नीचे किए तो 4 का ऊपर, ये तो 40 है, इसकी करने की जरूरत नहीं है, हर 40 से 40 लिख दीजिए। ऊपर का गुणा हो गया 4 एकम 4 और ये 1, तो 4 और 1 5/40 यानी 1/8। 1/R डैश बराबर 1/8, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो R डैश बराबर 8 ओम हो गया, ये क्रॉस गुणा कर दीजिए। अब चलिए इसी प्रकार R3 R4 और R5 का परिणामी प्रतिरोध R डबल डैश है, 1/R डबल डैश 1/R3 1/R4 1/R5, 1/30 1/20 और 1/60, लसा 60 हो गया। चलिए 30 को 60 बनाने के लिए 2 का गुणा, 20 को 60 बनाने के लिए 3 का गुणा और 60 का 60। चलिए सब 60 है तो नीचे 60 लिख दीजिए। ऊपर हो गया 2 एकम 2, इधर ऊपर हो गया 3 एकम 3 और 1 का 1, समझ में आ गया। ये रखिए फिर से 1/30 हो गया R1 के अनुसार, दूसरा इसमें 20 है R4 और R5 60 है, लसा 60 हो गया। 30 को 60 बनाइए, 30 में 2 का गुणा, 20 में 3 का गुणा और 60 का 60 लिख दीजिए। 30 दूनी 60, यहाँ 20 या 60 तो 60 एक ही बार हो गया। ऊपर हो गया 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1, तो 2 3 5 और 6/60 कट गया 1/10। तो आपका 1/R डबल डैश हो गया 1/10, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो R डबल डैश हो गया 10। अब ये सवाल बाकी। अब देखिए, माना विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध R है। अब R डैश और R डबल डैश क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, यानी R डैश आया था आपका 8 और ये 10, 8 और 10 18 ओम हो गया, यानी कुल परिणामी प्रतिरोध 18 ओम। माना परिपथ की कुल विद्युत धारा I है, तो अब सूत्र है I बराबर V/R।
तो आई बटे बी बटे आर हो गया, तो 12/18 हो गया, कट जाएगा 2/3, तो ये 12/18 2/3 हो गया। दशमलव में करेंगे तो 0.666 अनंत तक जाएगा। अंतिम अंक 6 है, हट जाएगा तो 66 की जगह हो जाएगा 67। होमवर्क में आपको पेज 222, 224 और 232 के प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक, अब श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने में क्या लाभ है, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं समझा दूँ। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर निम्न लाभ है। पूरे परिपथ में एक समान विभवांतर प्रवाहित होता है, अभी बताया था, विद्युत धारा समान प्रवाहित होती है। परिणामी प्रतिरोध का मान कम होने से उपकरण का पर्याप्त विद्युत धारा मिलती है। देखते हैं, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए पर्याप्त विद्युत धारा मिली। यदि कोई उपकरण बंद हो या बंद कर दिया जाए तो भी अन्य उपकरण पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। होमवर्क में आपको चौपड़ा उतारना है और ये गृह कार्य करना है, और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो प्रश्न दिए वो भी करने हैं और चौपड़ा आपको उतारना है। चलिए, धन्यवाद।